नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर हम गहन विमर्श देखेंगे। यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल करंट अफेयर में भी इससे संबंधित एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, अखबार में देखने को मिल जाती हैं। निबंध में ज़्यादातर वही टॉपिक पूछे जाते हैं जो हाल की खबरों से जुड़े हों। इस पे आपका विचार समझा जाता है कि आपका इस पे क्या विचार है। निबंध का मतलब है अपने विचार रखना कि आप इस चीज़ पर क्या सोचते हैं। यह निबंध सीरीज यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी यानी उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें मेंस में निबंध पूछा जाता है। यहाँ हम निबंध की एक एक लाइन बताते हैं। निबंध लिखने के जो पूरे नियम है उसके लिए हमने अलग वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें हम यहाँ बताए दे रहे हैं, बाकी जब निबंध कराएंगे तो हम आपको वहाँ पर चीज़ें समझाते रहेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना है। निबंध 3 भाग में लिखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में 100 शब्द लिखेंगे जिसमें हम यह बताएंगे कि यह निबंध किस बारे में है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहेगा जिसमें हम लाभ, हानि, फायदा, नुकसान सारी चीज़ें देखेंगे इस टॉपिक की, और निष्कर्ष अंत में लिखेंगे जो निबंध का निचोड़ होगा। वैसे निबंध परीक्षा में हेडिंग के बिना लिखा जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको हेडिंग में समझाएंगे जिससे आप समझ पाएँ कि किस चीज़ के बाद क्या लिखना है, किस चीज़ के बाद क्या लिखना है, यह उसका प्रारूप कैसे बनाना है। हम निबंध में आपको हेडिंग में समझा देंगे तो आप बिना हेडिंग अच्छे से बना लोगे निबंध, यदि आप उसको विषय को समझ ले रहे हो सकता है इसमें कुछ शब्द भी ज़्यादा हो आपके हिसाब से, तो वो इसलिए हैं जिससे कि आप टॉपिक को गहराई से समझ पाओ, वाक्य रचना कर पाओ। जब आप टॉपिक को समझोगे तो आप अच्छे से वाक्य उसमें से बना पाओगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टॉपिक में इसमें शब्द भी पढ़ाए गए हैं। निबंध में मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, हमारा प्रवाह बनना चाहिए, भाषा हमारी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सूक्तियों का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए, राइटिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में निबंध पूरा पढ़ा जाता है, राइटिंग भी आपकी देखी जाती है। निबंध में कहीं भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि थोड़ा प्रोफेशनल ना हो। इसमें एक चीज़ को हमें और ध्यान रखना रहेगा, हमारा जो निबंध है इस टॉपिक के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो हमसे पूछा गया है उसी से संबंधित हमारा निबंध रहना चाहिए। अब हम निबंध पढ़ाते हैं, आप एक एक चीज़ समझेंगे और जो बीच बीच में ज़रूरत होगा वो समझाते रहेंगे। खास निबंध के जो नियम है वो आप वीडियो उसका देख लीजिएगा। टॉपिक है हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, 100-150 शब्द में इसको लिख के ख़त्म करेंगे जिसमें हम यह बताएंगे कि यह टॉपिक किस बारे में है या हमसे क्या पूछना चाह रहा है। भारतीय लोकतंत्र अपनी विविधता और विशालता के कारण विश्व में अद्वितीय है। यहाँ पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माने जाते हैं, लेकिन बार बार होने वाले चुनाव देश की राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी पृष्ठभूमि में एक विचार, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। इसका आशय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। यह विचार नया नहीं है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इसमें हमने ये बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है, इससे क्या उद्देश्य है। अब हम लिखेंगे मुख्य भाग इसका, जिसमें हेडिंग नहीं डालेंगे आप, बस निबंध लिखना रहेगा। सबसे पहले थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखेंगे। भारत के प्रारंभिक दशकों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1952, 1957, 1962, 1967 के चुनाव में यह व्यवस्था कायम रही। ये डाटा है, तथ्य है। तथ्य आप तभी प्रयोग करेंगे जो आपको सही से पता हो। तथ्य गलत नहीं होने चाहिए, आप ना प्रयोग करें वो ठीक है, लेकिन गलत तथ्य नहीं प्रयोग करेंगे। किंतु 1968-69 में कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का क्रम बिगड़ गया। धीरे धीरे यह
अंतराल इतना बढ़ गया कि लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होने लगे। आज स्थिति यह है कि भारत में लगभग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हर साल पड़ते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव हर 5 वर्ष पर। इस बार बार की चुनावी प्रक्रिया ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता को जन्म दिया। इसके इतिहास में हमने देखा कि पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गईं जिनमें ये चीजें गड़बड़ हो गईं। अभी की क्या हालत है? आज भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से अधिकांश की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग समय पर समाप्त होता है। परिणाम स्वरूप भारतीय चुनाव आयोग को बार बार चुनाव कराना पड़ता है। राजनीतिक दल लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। प्रशासनिक तंत्र का बड़ा हिस्सा चुनाव कराने में व्यस्त रहता है। सुरक्षा बलों का भारी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ ही चुनावी खर्च लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह अपनी दैनिक सीरीज है निबंध की। इसमें आपको निबंध और मुख्य परीक्षा यानी जीएस के जो आंसर होते हैं उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और आपके मेंस की तैयारी साथ में अच्छी होती रहेगी। अब हम देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। इसके तहत मतदाता एक ही समय पर 2 मतपत्रों या ईवीएम के माध्यम से मतदान करेंगे, एक लोकसभा के लिए और दूसरा विधानसभा के लिए। इस व्यवस्था से चुनावी चक्र सुव्यवस्थित होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा। अब इसके हम कुछ लाभ लिखते हैं। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ये सब नहीं लिखना है, आपको सीधे पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए हम हेडिंग में पढ़ा रहे हैं। पहला है चुनावी खर्च में कमी। वर्तमान में बार बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों और सरकार दोनों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो यह खर्च काफी घटेगा। फिर आता है प्रशासनिक कार्यों में सुगमता। चुनावों के दौरान शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को चुनावी ड्यूटी में लगाना पड़ता है। बार बार चुनाव से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह समस्या कम होगी। फिर आता है विकास कार्यों में तेजी। आचार संहिता के कारण विकास योजनाएं और व्यक्तिगत निर्णय ठप हो जाते हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारें पूरे 5 वर्ष तक निर्बाध रूप से काम कर पाएंगी। फिर आता है लोकतांत्रिक स्थिरता। एक साथ चुनाव से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ सकती है, साथ ही चुनावी वातावरण सीमित अवधि तक रहेगा, जिससे समाज में विभाजनकारी राजनीति पर अंकुश लग सकता है। फिर आता है सुरक्षा बलों पर दबाव कम। आज लगभग हर वर्ष बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। एक साथ चुनाव होने से यह दबाव घटेगा। फिर आता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन। बार बार चुनाव से स्थानीय मुद्दों पर अधिक जोर रहता है। यदि चुनाव साथ में होंगे तो मतदाता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को संतुलित दृष्टि से देख पाएंगे। अब इसमें देखते हैं चुनौतियां क्या रही हैं। संवैधानिक और कानूनी बाधाएं। वर्तमान व्यवस्था बदलने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। अनुच्छेद 83, 172, 174, 356 से जुड़े प्रावधानों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद किससे संबंधित हैं। फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, छोटा छोटा लाइन में आप लिख सकते हो। राजनीतिक सहमति की कठिनाई। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए यह विषय संवेदनशील है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता संतुलन को देखते हुए सर्वसम्मति बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सरकार का समय पूर्व पतन। यदि किसी राज्य में या केंद्र में सरकार समय से पहले गिर जाती है तो चुनावों का नया शेड्यूल कैसे सेट होगा, यह एक बड़ी समस्या है। तकनीकी और प्रशासनिक प्रबंधन। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंधन करना आसान नहीं है। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं और स्थानीय समस्याएं दब सकती हैं। इससे राज्यों की विशिष्ट चिंताओं पर असर पड़ सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन आवश्यक हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित अनुच्छेदों में बदलाव करने होंगे। 83, 172। लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष तय है। इसे चुनावी चक्र के अनुरूप लचीलापन देना होगा। 356। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में चुनाव समय से पहले कराने की बाध्यता होती है। इसमें संशोधन करना होगा।
324 चुनाव आयोग की भूमिका और अधिकारों को भी पुनः परिभाषित करना होगा। वित्तीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। विधानसभा चुनावों का खर्च अलग है। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो अनुमानतः 30 से 40% खर्च की बचत हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों का निजी खर्च भी घटेगा, जिससे काले धन के प्रवाह पर अंकुश लग सकता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बार बार चुनाव से समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। जाति और धर्म आधारित राजनीति को लगातार हवा मिलती रहती है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो समाज चुनावी तनाव से मुक्त होकर शांति और विकास की ओर बढ़ेगा। हालांकि एक साथ चुनाव में मतदाता पर जानकारी का दबाव अधिक होगा, क्योंकि इसे 2 स्तरों के प्रत्याशियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें इसमें हो रही हैं। कई देशों में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में संसद और स्थानीय चुनाव समांतर रूप से होते हैं। जर्मनी और इंडोनेशिया में भी कुछ हद तक ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह मॉडल अपनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अब इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है। ये आपके टॉपिक से थोड़ा बाहर की चीज़ है। ये आप मेंस में अगर ये बात आ जाती है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ लिखना रहेगा। जैसे मेंस में अगर ये क्वेश्चन बन के आता है, वहाँ के लिए है। मैं इसी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लॉ कमीशन 1999 में सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने भी इस पर सकारात्मक राय दी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी इसके लाभ बताए, पर चुनौतियों पर ध्यान दिलाया। अब इसमें समाधान क्या हो सकते हैं, चरणों के हिसाब से देखते हैं। पहले चरण में लोकसभा और कुछ राज्यों के चुनाव को मिलाने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरे चरण में धीरे धीरे सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव में समायोजित किया जा सकता है। तीसरे चरण में क्या करें, स्थानीय निकाय चुनावों को भी इसी चक्र में जोड़ने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। अब इस पर आलोचना क्या हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्यवस्था संघीय ढांचे को कमजोर कर सकती है, राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। साथ ही यदि मतदाता केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देगा तो क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। यह भी आशंका है कि समय से पूर्व सरकार गिरने पर राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग बढ़ जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और तकनीकी तैयारी आवश्यक है। यह कोई तत्कालिक कदम नहीं होगा, बल्कि दीर्घकालिक योजना के तहत ही संभव है। सरकार ने हाल ही में इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर रही है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया सरल होगी, खर्च घटेगा, प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। किंतु इसके साथ साथ संवैधानिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दल, विशेषज्ञ और नागरिक समाज मिलकर विचार करें। लोकतंत्र में किसी भी सुधार का अंतिम उद्देश्य जनता की सुविधा और राष्ट्र की प्रगति होनी चाहिए। अंततः कहा जा सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल चुनावी प्रणाली का सुधार का विचार है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देने की संभावना भी रखता है। यदि इसे सावधानी और सहमति से लागू किया जाए तो यह देश की राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तो इस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव आपका खत्म होता है। अब आपको इस निबंध को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। पहली बार क्लास देखी है तो आपको सब्सक्राइब करना है और लोगों को साझा करना है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो समझा देंगे। ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।